जय हिंद साथियों। PW ओनली IAS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है हम लोग कला और संस्कृति के श्रृंखला में आज फिर से एक नए यूनिट की तरफ, एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ा जाएगा। इस चैप्टर का जो विषय वस्तु होगा वो भारतीय चित्रकला है, इंडियन पेंटिंग है। तो अभी तक कला और संस्कृति में आप लोगों ने क्या क्या देखा? तो आप लोगों ने भारतीय इतिहास के जो विविध स्रोत हैं उसे देखा, और उसके बाद जो भारतीय स्थापत्य कला है उसे आप लोगों ने देखा। आज तीसरे यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या टाइटल है? तो अब चित्रकला, स्थापत्य कला में इसकी भवन वाला भवन कैसे बनता था, कल आपने देखा उसमें कई सारी तकनीकों को। पित्रा क्या है, चारबाग क्या है, जाली वर्क क्या है, आर्बेस्क उसमें क्या है। इसी तरीके से प्राचीन काल में कुछ आपने देखा हुआ था कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, मतलब वो जो भव्यता, इमारतों की भव्यता रहती है, स्तूप कला रहता है, मंदिर स्थापत्य कला रहता है, इन सारे पहलुओं को आप लोगों ने स्थापत्य कला में देखा। अब ये कारवां आगे बढ़ रहा है और चित्रकला की तरफ हम लोग बढ़ा जाएगा। नहीं भाई, टेंशन मत लीजिए बेटा, जो है आइए जो है भारतीय चित्रकला का अगर कुछ हम लोग इंट्रोस्पेक्शन किया जाए तो इसे 3 भागों में बांटा जाएगा। भारतीय चित्रकला को 3 भागों में बांटा जाएगा। प्राचीन चित्रकला, अगला जो है मध्यकालीन चित्रकला, और अगला जो है आधुनिक चित्रकला। प्राचीन पेंटिंग, मिडाइवल एज पेंटिंग एंड मॉडर्न एज पेंटिंग। प्राचीन चित्रकला 2 भागों में बढ़ जाता है। मूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। भित्ति चित्रकला और लघु चित्रकला। ये जो लघु चित्रकला है ये अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? तो चरमोत्कर्ष पर मध्यकाल में पहुंचा। एक एक करके तह खोलते जाएंगे। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी पे आपको फोकस करना है। चित्रकला बच्चों 3 भागों में बांटा गया। एज ऑब्वियस है, प्राचीन चित्रकला, मध्यकालीन चित्रकला और आधुनिक चित्रकला।
प्राचीन काल में चित्रकला के दो रूप दिखते हैं। एक भित्ति चित्रकला है जिसे दीवारों पे पेंट बनाया गया। दूसरा लघु चित्रकला है जो फ्रेम में घर में देखे होते हैं, टंगा होता है ना, तो किसी फ्रेम में जो है किसी पुस्तक पर, तो एक छोटे फॉर्मेट में जो चित्र बनाए गए हैं उसे लघु चित्रकला कहेंगे। लघु चित्रकला प्राचीन काल में बहुत बाद में शुरू होता है। जब प्राचीन काल लगभग समाप्त होने वाला है, पाल वंश से शुरू हुआ था। पाल वंश से, और चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? मुगल काल में जो जहांगीर रहते हैं उनके समय में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। आधुनिक चित्रकला में दो शैली दिखेगा। आधुनिक चित्रकला में एक जो है कंपनी चित्रकला है, और दूसरा जो है देशीय प्रभाव है। कंपनी चित्रकला में तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन की रहती है, तो उनके प्रभाव में, उनके संरक्षण में 20वीं शताब्दी से क्या होता है, 20वीं शताब्दी से जो है राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होता है, और वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ही, या चित्रकला में कह सकते हैं और थोड़ा सा पहले, देसी प्रभाव जो है राजा रवि वर्मा के समय से ही आना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों अभी मैंने बस केवल सिलेबस से आपको रूबरू कराया, अभी चित्रकला में कुछ भी पढ़ाया नहीं, कुछ भी बताया नहीं, बस सिलेबस का जो चित्रकला में पढ़ना उसका झलक मैंने दिखाया, आईना दिखाया। चरमोत्कर्ष का मतलब बेटा जो है अपनी पराकाष्ठा पर था, मतलब उसका सबसे जो श्रेष्ठ उदाहरण मिलेगा वो इसी समय मिलेगा। आइए बच्चों, तो शुरू करने से पहले कुछ मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोग को मैं कह दूं कि कुछ चित्र बना करके लाइए, कल कह दिया जाए कि कुछ चित्र बना करके, हर छात्र कोई ना कोई चित्र बना करके लाएगा, किस चीज का चित्र बनाएंगे जरा बताइए भाई। तो भले आपको बनाने आता है या नहीं आता है, लेकिन बनाना ही बनाना है। मन के ख्याल में कौन सा चित्र आ रहा है, क्या बनाएंगे? बताइए बेटा ना, कुछ आप क्या बनाएंगे तो थोड़ा सा माहौल और बेहतर चित्रकला का बन पाएगा। भारत माता की बनाएंगे, चिड़िया का बनाएंगे, आम का चित्र बनाएंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने मन से बनाना है। लैंडस्केप का बनाएंगे, मिथिला पेंटिंग इनको आता है, भाई सुमन है। तिरंगा का बनाएंगे, फूल का बनाएंगे, प्रकृति का बनाएंगे, अच्छा मेरा ही बनाएंगे प्लेट टेक्टोनिक का बनाएंगे। वुमेन ट्री तो पहली बार बेटा मैं सुना जो है, वुमेन ट्री क्या होता है? बटरफ्लाई का बनाएंगे, एकदम दिल से आवाज आप लोग के निकल रहा है बेटा। और कैट का बनाएंगे। लबासना का, अरे वाह भाई क्या सोच है, लबासना का बनाएंगे, बहुत शानदार। मैप का चित्र बनाएंगे, बढ़िया है भाई, मैप की चित्रकला बनाएंगे। मदुरै के मंदिर का बनाएंगे, कुछ लोग बाबा साहब का भी बनाएंगे। प्राकृतिक चित्र बनाएंगे, वर्ल्ड का। चलिए
इतना सारा मैं जानबूझ करके पढ़ा। कुछ लोग पार्लियामेंट का कह रहे हैं कि भाई क्वीन ऑफ हरियाणा है, तो लगभग 85 लोगों ने अपना अपना अलग अलग बताया जो है। तो ये बताइए कि सबका एक क्यों नहीं हुआ? आप लोगों में हर कोई का चित्र बनाने का जो विषय वस्तु है, सब 2 हाथ 2 पैर के तो मानव ही हैं भाई ना। 2 हाथ 2 पैर के मानव ही तो हम लोग हैं, लेकिन सबकी चित्र का जो विषय वस्तु है वो अलग अलग क्यों है? हाँ, थोड़ा बातचीत करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं सिलेबस को आपको समझा दूंगा। तो कला और संस्कृति आप पढ़ेंगे नहीं, घोल करके पी जाएंगे। इंटरेस्ट और थिंकिंग है, सबके विचार अलग अलग हैं भाई, थॉट अलग अलग हैं, हर किसी की सोच अलग है, डिफरेंट थिंक है। मतलब वही बात आप लोग अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, और सबका निष्कर्ष यही है कि सबकी सोच अलग अलग है। सोच का मतलब इसे कुछ ऐसे कह लीजिए कि सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। अगर सबकी भावनाएं अलग अलग है तो यही तो मानव की सबसे विशिष्ट जो कह सकते हैं कि विशेषता है। चित्रकला वस्तुतः क्या है भाई? तो चित्रकला, हम किसका चित्र बनाएंगे? कोई प्रकृति का बना रहा है, कोई पार्लियामेंट का बना रहा है, कोई फूल का बना रहा है, आम से लेकर के लबासना तक। वस्तुतः चित्रकला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। बस एक लाइन में समझिए कि चित्रकला क्या है। दिस इज द समथिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमंस बीइंग इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग। बस भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ऐसे डांस में भी देखेंगे, डांस में गोविंदा का डांस देखे होंगे ना। जब भी व्यक्ति, तो नृत्य में भी आप देखेंगे, नृत्य में इमोशन होता है। अगर नृत्य से इमोशन को हटा, नृत्य करते समय अगर उससे भावनाओं को हटा दिया जाए तो वो नृत्य है ही नहीं भाई। मानव की अपनी भावनाएं हैं। कभी कभी फोन पे लंबा बात करते हैं और लंबा बात करते करते बगल में जो है कॉपी है, पेपर है, और बात करते करते कुछ न कुछ बना देते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे कुछ तो बन गया। कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ अपना नाम ही इतने स्टाइल में लिखते हैं। तो ये भावनाएं हैं। अब बेटा, भावनाओं को जाहिर करने के लिए जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तभी भावनाएं जाहिर कर पाएगा। भावनाओं को जाहिर करने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है सभ्य हो। अरे सभ्यता में हम आएंगे तो जरूरी नहीं कि जब सभ्य बनेंगे तभी भावनाएं। इमोशन तो भाई जानवरों के भी अपनी भावनाएं हैं। किसी के भी जानवर के बच्चे को उससे अलग करके देखिए, उस समय देखिए उस जानवर की कैसी भावना है। तो कहने का अर्थ है कि चित्रकला जो है ये किसी समय काल का मोहताज नहीं है। जब मानव असभ्य था, जब मानव पाषाण काल में था, जब मानव को तन ढकने का भी संवेदना नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी, उस दौर में भी मानव ने अपनी भावाभिव्यक्ति को, अपने इमोशंस को गुफा की दीवारों पर चित्रित किया है।
जब सभ्य नहीं थे भाई, पाषाण काल में थे, तब भी मानव ने अपनी भावनाओं को, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे, उनकी दीवारों पर चित्रित किया है। तो आइए सिलेबस को अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन चित्रकला पे हम लोग आते हैं। प्राचीन भारत के चित्रकला 3 भागों में बांटेंगे इसे। पाषाण काल है, मौर्योत्तर काल है, और गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल है। बहुत छोटा सा पार्ट है। पाषाण काल में चित्रकला थी, फिर मौर्योत्तर काल में अजंता की चित्रकला दिखती है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में बाघ की गुफाएं हैं, अजंता है, एलोरा की चित्रकला है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत की चित्रकला 2 भागों में बटी थी, भित्ति चित्रकला और लघु चित्रकला। अब ये भित्ति चित्रकला क्या है? तो भित्ति चित्रकला जो है, किसी भी भवन है, मंदिर है, या अन्य कोई जो संरचना है, भवन मंदिर आदि की दीवारों पर बनाए गए चित्र भवन मंदिर या अन्य प्रकार की कोई संरचना, अगर उसके दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं तो उसे मूरल पेंटिंग कहते हैं, उसे भित्ति चित्रकला कहते हैं। बचपन में ना कला के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग भी बहुत छोटे रहे होंगे ना, मम्मी दादी बना करती होंगी कि दीवार पे कुछ मत लिखना, पेंसिल है, पेन है, वो सारा टैलेंट दीवारों पे ही निकलता है। जहां पे मना किया जाता है सारा टैलेंट वहीं पे आता है। तो कहने का अर्थ क्या है भाई, कि धर्म की जो भावना थी वो मानव जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। भावनाएं जो थी, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट नहीं थे भाई, कागज मैंने कई बार आपसे बता दिया, कागज मध्यकाल में भारत में आया था, कागज था ही नहीं, पेंट बनाए। तो दीवारों पर चित्र बनाए गए, और मूलतः ये चित्र कैसे थे? मूलतः ये चित्र धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूपों में बनाए गए। तो बेटा जो दीवारों पे बना उसे मूरल पेंटिंग, भित्ति का मतलब ही मूरल, मूरल का मतलब ही दीवारों पर बना है। तो अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो क्या है? भित्ति चित्रकला है। जब ये समाप्त हो जाएगा, ये तो मैं कहा ना नाम मात्र का है, एकदम मध्य प्राचीन काल की समाप्ति पे पाल वंश के समय में शुरू होता है। तो राइट नाउ आवर एम्फेसिस इज ऑन मूरल पेंटिंग। तो चलिए भाई, प्राचीन काल की चित्रकला को पाषाण काल की जो चित्रकला है, यहां पर भीमबेटका की चित्रकला है, मौर्योत्तर काल में
अजंता की चित्रकला है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में एक और अगर कर लिया जाए ना, दक्षिण भारत भी बना लिया जाए, दक्षिण भारत कर लिया जाए, तो यहां पर अजंता है, एलोरा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अजंता एलोरा जो है ये भी महाराष्ट्र में आता है, मतलब टेक्निकली दक्षिण भारत में आता है, परंतु किस काल से जुड़ा है? मौर्योत्तर तथा गुप्त और गुप्तोत्तर काल से। दक्षिण भारत कर लेते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी कुछ आ जाएगा। जैसे कि दक्षिण भारत वाले में कौन है? तो आरनामलाई है प्लस सित्तनवासल है। आरनामलाई और सित्तनवासल कहां पे है? तो आरनामलाई और सित्तनवासल जो है तमिलनाडु में है। अगला जो है लेपाक्षी चित्रकला है। लेपाक्षी कहां पे है भाई? तो लेपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए बच्चों, तो अभी भी कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी भीमबेटका से मैं शुरू करूंगा। ये सब जो मैं डिवीजन करते जा रहा हूं, जो मैं विभाजन करते जा रहा हूं, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अभी तक का बेटा मामला सही है? जो मैंने ये ब्रांचिंग टेक्निक जो मैं कर रहा हूं, जो विभिन्न तरीके से विभाजन हुआ, वो सही है? फटाफट बताइए तो अब शुरू कर दिया जाए। सही है। चलिए भाई, आइए जो है तो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं। कहानी हम लोगों ने भारतीय चित्रकला से शुरू किया, 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन काल में 2 रूप, जो दीवारों पे बना उसे भित्ति चित्रकला, जो छोटे फॉर्मेट में बना, किताबों पे बना, पांडुलिपियों पे बना, वो लघु चित्रकला। ये लघु चित्रकला प्राचीन काल के अंत में शुरू होता है, इसका चरमोत्कर्ष जो है मध्यकाल में होता है। आधुनिक में ईस्ट इंडिया कंपनी है तो कंपनी का चित्रकला है। और अगला जो है देसी प्रभाव है, मतलब कि भारत माता की पेंटिंग बन रही है, मदर इंडिया की पेंटिंग बन रही है, चांद की सुंदरता जग जाहिर है, तो उसकी मतलब देसी प्रभाव जो है वो बन रहा है। आगे फिर जो है प्राचीन भारत हम लोगों ने शुरू किया और इतने सारे चित्रकला को पढ़ना है। इसमें हम लोग पहला शुरू कर देते हैं भीमबेटका की चित्रकला। भीमबेटका की चित्रकला। भीमबेटका कहां पे है भाई? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ये जो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, नाम भीमबेटका है, इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज 1957 ईस्वी में V.S. वाकणकर ने किया। ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
जो भी छात्र प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, इस समय उनका मैं हिस्ट्री के सेगमेंट का डिस्कशन कर रहा हूं। बहुत ही शानदार भाई, जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का जो सबसे बड़ी विशेषता आप देखेंगे, कंटेंट इतना शानदार है कि अभी एनसीईआरटी वाले प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के भी कितने शानदार प्रश्न एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो मैं खुद देख रहा हूं भाई, पेपर डिस्कशन कर रहा हूं उस दौरान जो है। आइए भाई, जो है तो भीमबेटका की चित्रकला मध्य प्रदेश के रायसेन में 1957 में खोज हुआ। वीएस वाकड़कर ने किया था। इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? तो जो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता यह है कि महाभारत में कौन रहते हैं? भीम जो है यहां आकर बैठे थे भाई, बैठे थे या विश्राम किया था। तो भीम आकर के बैठे थे, इसलिए ये क्या है? भीम बैठका। उसी का टूटा हुआ रूप जो है भीमबेटका है। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल जो है 700 से ज्यादा गुफाएं हैं। इन 700 से ज्यादा गुफाओं में चित्र कितने में? हम लोग चित्रकला कर रहे हैं ना, तो इन 700 से ज्यादा गुफाओं में 400 से अधिक जो गुफाएं हैं, चार सौ से अधिक गुफाओं में चित्र बने हैं। तो टॉपिक है बच्चों भीमबेटका की चित्रकला। भीमबेटका में कुल 700 से ज्यादा गुफाएं। खोज वीएस वाकड़कर ने 1957 में। स्थल मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। महाभारत के चरित्र पांडव रहते हैं। पांडव में एक भाई भीम रहते हैं। भीम जो है यहां पर आकर बैठे थे, इसलिए इसे भीमबेटका कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो 700 से ज्यादा गुफाओं में 400 में चित्र हैं, तो चित्रकला की विषय वस्तु हम लोग देखते हैं कि भीमबेटका के चित्रकला की, भीमबेटका के चित्रकला की विषय वस्तु, जैसे अभी मैंने आप लोगों से पूछा ना कि आप लोग कौन सा चित्र बनाएंगे, तो आप लोग के चित्र का विषय वस्तु क्या होगा? चलिए भाई, आप लोगों में यही जो है आप लोग की इस क्लास का सबसे बड़ा खुशबू है। देश के हर कोने से छात्र बैच में हैं। भीमबेटका चल रहा है, तभी तक ये सिद्धांत धाकड़ हैं। ये कह रहे हैं कि सर ये रायसेन जिले से ही हैं। अच्छी बात है, सिद्धांत गए हैं, भीमबेटका गए हैं। भीमबेटका है या मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, या खजुराहो का मंदिर है, या बाघ की गुफाएं हैं, कहीं पे गए हैं? चलिए भाई, तो आते हैं हम लोग कि अभी मैंने आप लोग से पूछा ना कौन सा पेंटिंग बनाएंगे, तो सबका अलग अलग अपना हिसाब किताब था।
तो वही भीमबेटका में कोई एक आदमी तो बनाया नहीं है भाई। ये चित्र कब तक बने हैं? इन चित्रों की प्राचीनता 30,000 वर्ष है। ये चित्र, यहां के चित्रों की प्राचीनता 30,000 वर्ष है। अगले मुद्दे की बात क्या है भाई? तो अगला जो है, भीमबेटका के चित्र पाषाण काल के तीनों कालखंड से जुड़े हैं। तीनों कालखंड से जुड़े हैं मीन्स कि ये पूरा पाषाण के भी हैं, ये मध्य पाषाण के भी हैं, और ये नवपाषाण काल के भी हैं। पूरे सभ्यता का इतिहास 5,000 साल, सिंधु घाटी से लेकर के वर्तमान तक अभी कितना समय बीता है भाई? तो 5,000 साल भी कंप्लीटली नहीं हुआ है। और केवल एक भीमबेटका जो है पूरा पाषाण से नवपाषाण 30,000 साल, तो यही हो गया। चलिए भाई, तो चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? तो यहां पर शिकार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य हैं, और प्रकृति के दृश्य हैं। उस समय कौन सा जीवन जीते थे? यायावर जीवन जीते थे, घुमंतू जीवन जीते थे, शिकार करते थे, तो शिकार के पेंटिंग को बनाया गया है। कभी सपने में आईएएस ओईएएस बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? या आईएएस अगर नहीं बनते हैं, अगर सपने में आईएएस नहीं बनते हैं, कभी ऐसा लगता है दिन में जो काम किया हूं रात में सपने में वही, कभी कदाल ऐसा होता है वही सपने में आ जाता है? क्योंकि हंटिंग करते थे भाई ना। चित्रकला क्या है? मानवीय भावना है। शिकार करते थे तो अच्छे अच्छे जानवर का कल्पना करके अपना जो है उसका चित्र बना दिए। प्रकृति की जो सुंदरता है उसके चित्र बना दिए। और क्या है? मानवीय गतिविधियों के चित्र बना दिए। जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके चित्र बना दिए। तो ये क्या है भाई? ये चित्रकला की विविध विषय वस्तु है। कैसे बनेंगे? अभी आईएएस का भूत सवार नहीं हुआ है ना। जिस दिन आईएएस का भूत सवार होगा उस दिन, या अभी आईएएस नहीं बनेंगे। जब इंटरव्यू कॉल होता है बेटा ना, इंटरव्यू कॉल होता है तो सुबह से लेकर रात तक तो बस यही दिमाग में चल रहा होता है। इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न, अभी इंटरव्यू वाला मॉक इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में जब लड़का पहुंचता है ना तो वो एकदम सपनों की दुनिया में रहता है। भगवान आईएएस बना देना, या आईपीएस बन जाऊंगा, तो वो सारी चीजें चलती हैं। तो चलिए भाई, तो इन सारे विषय वस्तु के चित्र जो है हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भीमबेटका के गुफाओं के जो रंग हैं, किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में कान खोल के सुनना है, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है।
अब ये जो खनिज रंग है बनाते कैसे थे? तो ये खनिज रंग जो है कोयले को पीस करके, अंडे की जर्दी जो है उससे बनाते थे, पशु रक्त जो है, पशु का जो खून है उससे बनाते थे। भाई भले ये आदि मानव हैं, भले ही ये सभ्य नहीं है, परंतु कितने इनके दिमाग का दृष्टिकोण देखिए ना, कि ये चाहते थे कि ये रंग जल्दी से मिटने ना पाए। अजंता में आप देखेंगे, अजंता में भी मान लीजिए खनिज रंग है, और कहीं कहीं पे वनस्पति रंग भी मिलेगा, मतलब फूलों को निचोड़ करके उससे रंग बनाना। लेकिन ये रंग क्या है? ये रंग टिकाऊ है। और भाई क्या था, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से चित्र बनाए हैं। रंगों का प्रयोग, रंगों के प्रयोग में जहां भी शिकार का दृश्य देखेंगे, जहां भी शिकार का दृश्य है, लाल रंग का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग शिकार के दृश्य के लिए हुआ है। इसी प्रकार हरे रंग का प्रयोग मनोविनोद के लिए हुआ है, हल्के फुल्के पल को दर्शाने के लिए हुआ है। तो ये क्या है बच्चों? ये भीमबेटका की चित्रकला है। अब मेंस में अगर प्रश्न पूछ दिया तो आपको इसी तरीके से इसे स्टेप बाय स्टेप लीड करें, या मैं अभी लिखवा दे रहा हूं। चलिए, तो पाषाण काल की चित्रकला में भीमबेटका की चित्रकला समाप्त हुआ। कहां पे उलझन रह गया वो बताइए। अगर बेटा मामला सही है, क्लियर है, तो उससे भी बताइए। भीमबेटका की चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एक मॉडल आंसर ही मैं लिखवा दे रहा हूं। जितनी बातों को हम लोग समझे, ये बताइए कि क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो फटाफट प्रश्न लिखिए। एक मेंस का प्रश्न लिखिए। लिखिए, भीमबेटका की चित्रकला के आकर्षक पक्षों पर, भीमबेटका के चित्रकला के आकर्षक पक्षों पर चर्चा करते हुए, भीमबेटका की चित्रकला के आकर्षक पक्षों पर चर्चा करते हुए पाषाणकालीन आदि मानव के द्वारा, पाषाणकालीन आदि मानव के द्वारा बनाए गए इन गुफा चित्रों में, पाषाणकालीन आदि मानव के द्वारा बनाए गए इन गुफा चित्रों में उनके तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्लेषणात्मक चर्चा करें। उनके तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें या विश्लेषणात्मक परिचर्चा करें। चलिए, हेडिंग दे दीजिए भीमबेटका की चित्रकला। यह प्रश्न है बेटा, इसका मॉडल आंसर लिख लीजिए। कला और संस्कृति में मैं लिखवाता रहूंगा। लाख आप लोग चिल्लाते रह गए, प्राचीन और मध्यकाल में मैंने नहीं लिखवाया। तो क्या बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या भूल जाता है, क्या आपके लिए नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए, वो मुझे पता है। तो लिखिए, ये मॉडल आंसर है।
लिखिए भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, जो कि भारतीय इतिहास में, जो कि भारतीय इतिहास में अपने चित्रकला के, भारतीय इतिहास में पाषाणकालीन, भारतीय इतिहास में पाषाणकालीन मानव के, पाषाणकालीन मानव के चित्रकला के अनोखे, चित्रकला के अनोखे और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अत्यंत लोकप्रिय है, अत्यंत लोकप्रिय है। फुल स्टॉप पॉइंट में लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ में लिखेंगे तो नेक्स्ट पैरा। लिखिए भीमबेटका के गुफाओं की खोज, भीमबेटका के गुफाओं की खोज वर्ष 1957 ईस्वी में, भीमबेटका के गुफाओं की खोज वर्ष 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर ने किया था। वर्ष 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर ने, या विष्णु श्रीधर वाकड़कर उनका पूरा नाम है, वी.एस. वाकड़कर कर लीजिए, या विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। यहां पर कुल, फुल स्टॉप, यहां पर कुल 700 से अधिक गुफाएं हैं। यहां पर कुल 700 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें लगभग 400, जिनमें लगभग 400 से अधिक गुफाओं में, जिनमें लगभग 400 से अधिक गुफाओं में पाषाणकालीन मानव के, पाषाणकालीन मानव के निवास का साक्ष्य मिलता है। पाषाणकालीन मानव के निवास का साक्ष्य मिलता है। लिख लीजिए साक्षी, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा गलत तरीके से आपने इंटरप्रिएट किया हुआ है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, या 9000 ईसा पूर्व कहते हैं। उसके पहले पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल 2 लाख या 20 लाख साल भी लिया जाता है। पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल के अंतिम फेज में आकर के चित्रकला है, तो इसलिए 30,000 साल है। अगला पॉइंट लिखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार
महाभारत के पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के लोकप्रिय चरित्र, महाभारत के लोकप्रिय चरित्र भीम, महाभारत के लोकप्रिय चरित्र भीम यहां आकर बैठे ऑब्लिक विश्राम किए थे, इसलिए इस स्थान को भीमबेटका भी, इसलिए इस स्थान को भीमबेटका कहा गया। फुल स्टॉप। पाषाण कालिक यह गुफा चित्रकला, पाषाण कालिक यह गुफा चित्रकला 30,000 वर्ष पुरानी, 30,000 वर्ष पुरानी मानी गई है, 30,000 वर्ष पुरानी मानी गई है। यहां पर लगभग 700 से अधिक गुफाएं हैं। यहां पर लगभग 700 से अधिक गुफाएं हैं, जिसमें से, अच्छा ये वाला तो करा चुका हूं ना, इस लाइन को कट कर दीजिए। 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी मानी गई है, फुल स्टॉप लिखिए या हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए भीमबेटका की चित्रकला में रंग योजना, भीमबेटका की चित्रकला में रंग योजना। लिखिए भीमबेटका की गुफा चित्रकला में, भीमबेटका की गुफा चित्रकला में इसीलिए बोला हूं कि इस लाइन को छोड़ दीजिए ना, दोबारा वाला जो लाइन बोला हूं उसको बेटा छोड़ देना है, हेडिंग रंग योजना का देना। मेरी आवाज आप तक पहुंचने और आपका आने में ना थोड़ा सा एक टाइम गैप होता है। देखिए भीमबेटका की गुफा चित्रकला में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। यह खनिज रंग, यह खनिज रंग कोयला, यह खनिज रंग कोयला, खड़िया, कोयला खड़िया, अंडे, कोयला खड़िया अंडे और पशु रक्त के मिश्रण से, अंडे और पशु रक्त के मिश्रण से तैयार किए गए थे, पशु रक्त के मिश्रण से तैयार किए गए थे। नेक्स्ट लिखिए विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर भीमबेटका के चित्रों को 3 भागों में, विषय वस्तु के आधार पर भीमबेटका के चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है शिकार के दृश्य, पहला शिकार के दृश्य, दूसरा प्राकृतिक दृश्य,
शिकार के दृश्य, दूसरा प्राकृतिक दृश्य, तीसरा मानवीय गतिविधियों और उनके विविध भावों ब्रैकेट में इमोशन कर लीजिए, उनके विविध भावों के चित्र। हेडिंग दे दीजिए, भीमबेटका की चित्रकला में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भीमबेटका की चित्रकला में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लिखिए, हालांकि पाषाणकालीन मानव सभ्य मानव नहीं था, फिर भी भीमबेटका के चित्रों में उनके तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। फिर भी भीमबेटका के चित्रों में उनके तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने चित्रों को गुफाओं में एक लंबे समय काल तक के लिए अस्थाई बनाने हेतु वनस्पति रंगों की जगह खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। वनस्पति रंगों की जगह खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। हाँ बेटा, मैं राजकोट में हिस्ट्री का बैच लिया हूं। अगला जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भीमबेटका के चित्रों में रंग योजना का अपना तार्किक वैज्ञानिक संयोजन है। भीमबेटका के चित्रों में रंग योजना का अपना तार्किक वैज्ञानिक संयोजन है। जैसे कि शिकार के दृश्यों के लिए हमेशा लाल रंगों का प्रयोग किया गया। जैसे शिकार के दृश्यों के लिए हमेशा लाल रंगों का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार मनोरंजन के दृश्यों के लिए हरे रंग का प्रयोग हुआ है। मनोरंजन के दृश्यों के लिए हरे रंग का प्रयोग हुआ है तथा सामान्य जनजीवन के दृश्यों को
बनाने, समान जनजीवन के दृश्यों को बनाने के लिए गेहुए रंग का प्रयोग हुआ है। गेहुए रंग का प्रयोग हुआ है। अगला हेडिंग दे दीजिए, भीमबेटका की चित्रकला का महत्व। अगला बेटा हेडिंग देना है, भीमबेटका की चित्रकला का महत्व। आदि मानव के द्वारा इतने प्राचीन समय काल में, आदि मानव के द्वारा इतने प्राचीन समय काल में जिस तार्किकता, इतने प्राचीन समय काल में जिस तार्किकता कौमा कलात्मकता, जिस तार्किकता कौमा कलात्मकता कौमा डिजाइन और मानवीय भावों को प्रस्तुत किया गया है। फिर से बेटा, आदि मानव के द्वारा इतने प्राचीन समय काल में जिस तार्किकता, कलात्मकता, डिजाइन और मानवीय भावों को प्रस्तुत किया गया है, यह भारतीय ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर, यह भारतीय ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर चित्रकला का एक उत्कृष्ट नमूना, वैश्विक स्तर पर चित्रकला का एक उत्कृष्ट नमूना पेश करता है। एक उत्कृष्ट नमूना पेश करता है। इसी कारण भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में, इसी कारण भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए बच्चों, तो भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था, उसका एक आंसर भी आपके पास हो गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकला कहां पर है भाई? अजंता की चित्रकला महाराष्ट्र में है। कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल गुफाएं 29 हैं। इन 29 गुफाओं में गुफा संख्या 9 और 10 जो है, गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुरानी है और गुफा संख्या 1 और 2 बाद की हैं, बाद की हैं। 9 और 10 क्या है? सबसे पुरानी है। गुफा संख्या 1 और 2 क्या है? ये बाद की हैं। आइए भाई इसकी आकृति देखते हैं कैसी है।
आकृति जो है वो घोड़े के नाल की तरह है, घोड़े के नाल की तरह है। नदी के किनारे स्थिति इसकी क्या है? नदी तो वाघोरा नदी के मुहाने पर या तट पर यह है। यह भी आईएएस में वाघोरा वाला पूछा हुआ था। अगला जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो मुख्यतः यह बौद्ध धर्म से जुड़ी चित्रकला है। 29 गुफाओं में क्या है? बौद्ध धर्म की चित्रकला बनाई गई है। आगे अगर बढ़ा जाए भाई तो निर्माण तकनीकी देखा जाए अजंता चित्रकला की, अजंता चित्रकला की निर्माण तकनीक क्या है? ये कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो फ्रेस्को टेम्पेरा शैली था, इसकी निर्माण तकनीक क्या है? फ्रेस्को टेम्पेरा शैली है। अब कान खोल के बच्चों इसको समझ लीजिए, काम खत्म है। ये फ्रेस्को टेम्पेरा क्या है? दीवार पे जब गीला प्लास्टर लगाया जाता है ना, गुफा की दीवारों पे जब गीला प्लास्टर था, घर का प्लास्टर होते हुए देखे होंगे भाई। अब प्लास्टर होने के बाद किसी नुकीले ब्रश से क्या किया जाए? उस प्लास्टर पे चित्र बना दिया जाए। नुकीले ब्रश से उस प्लास्टर पे क्या किया जाए? चित्र बना दिया जाए। तो गीले प्लास्टर पर चित्र बनाना ये फ्रेस्को है। टेम्पेरा क्या है भाई? तो उसमें रंग भरना। अभी तो चित्र बनाया गया ना, उसमें रंग भरा जाएगा। तो प्लास्टर सूखेगा तो क्या होगा? चित्र जो है उभर करके आ जाएगा। तो उसमें रंग संयोजन या रंग भरना ये क्या है? ये टेम्पेरा है। तो फ्रेस्को टेम्पेरा शैली है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चित्र कौन से हैं? प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो महात्मा बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्म उसको जातक कथा कहते हैं। पूर्व जन्म से जातक कथा से जुड़े चित्र हैं। तो यही आपके एग्जाम में 2015-16 में पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पद्मपाणि चित्रकला। अपने हाथ में महात्मा बुद्ध क्या लिए हैं? कमल पुष्प लिए हुए हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है, जातक कथा में जो महिलाएं हैं, सबसे यूनिक पहलू क्या है कि जो महिलाएं हैं सबका हेयर स्टाइल जो है अलग अलग है। तो
तो आइए कुछ चित्रों को हम लोग देखते हैं, कुछ चित्रों को देखा जाए। एक सेकंड, फिर से ये कल जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभिषेक पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। हाँ साथियों, तो चलिए, भीमबेटका की चित्रकला मुझे आप लोग को दिखाना था। ये सारे जो चित्र आपको दिख रहे हैं, इसमें देखिए कुछ बहुत समझ में नहीं आएगा क्योंकि गुफाओं में हजारों साल से हैं, बट यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है, इसमें शिकार का चित्र है, लाल रंग है, कई सारे पशुओं पर ये बैठे हुए हैं और शिकार का, हंटिंग का जो है पेंटिंग बनाया गया है। या अन्य चित्रों में भी देखेंगे तो कुछ उसी तरीके से। ये देखिए गेहुआ रंग का है, गेहुआ मतलब मानवीय जो गतिविधियां हैं उसे किस रूप में दिखाया गया है, मानवीय गतिविधि को गेहुए रंग में दिखाया गया है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अजंता की पेंटिंग की जो इमेज है। हाँ, यही वाला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी में सेम यही पिक आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ये देखिए पद्म पाणी है, पद्म पाणी मतलब हाथ में क्या लिए हैं, कमल पुष्प लिए हुए हैं। मैं कहा ना कौन सा चित्र सबसे सुंदर है, एनसीईआरटी के एक पेज में क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है। तो हाथ में ये कमल पुष्प लिए हुए हैं, पद्म पाणी चित्रकला है। इसके अलावा देखिए जातक कथाओं से जो जुड़ा हुआ चित्र है, बहुत ज्यादा भाई कोई हम लोग पेंटर तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कला की समझ है, जो किताबी चीजें हैं वही आपको बताया जा सकता है। तो इन चित्रों में कई सारी महिलाएं आपको दिख रही हैं। जो सबसे यूनिकनेस है वो क्या है, हर महिला का जो अपना हेयर स्टाइल है, बालों का संयोजन है, वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो चलिए जो है ये अजंता की चित्रकला है और भी कुछ बहुत सारे यहां पे चित्र हैं। और भी कोई, जैसे देखिए ये एक रंगमहल का चित्र शायद ये हो सकता है, या जो भी ये चित्र हो, तो ये सारी क्या है, ये उसकी जो है पेंटिंग है। अगला एक आध दो चीज और दिखा दे रहा हूं। ये देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं,
अगर अजंता कोई गया होगा तो उसे बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये सारी इसकी गुफाएं हैं, और चूंकि पूरे पहाड़ी का इसने नहीं दिखाया हुआ है, अगर पूरे पहाड़ी का दिखाया रहता ना तो एक घोड़े के नाल की आकृति का ऐसे करके बनता है। हम लोग गए हुए, हम लोग का अपना यूनिवर्सिटी का टूर गया हुआ था, तो पूरा क्लास ही गया हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से ये अजंता की गुफाएं हैं, लगभग 500 सालों तक बनती रही। बाद में कोई आया, मान लीजिए यहां तक बना हुआ है, बाद में कोई आया इधर बनवा दिया, तो 9वीं और 10वीं गुफा जो है वो सबसे पुरानी है। इधर इधर बनवाते गए, इधर जो पहला और दूसरा है वो क्या है, वो सबसे पुराना है। इन्हीं गुफाओं से देखते हुए आगे बढ़ेंगे ना तो ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से एक नदी है, वो झरना की तरह गिरता है। तो क्या है भाई, अजंता की चित्रकला की विशेषता है। चलिए बच्चों, तो अजंता भी क्लियर है। अजंता की चित्रकला में मान के चलूं कि क्लियर है। फटाफट बताइए। आइए अब हम लोग कहां पे आते हैं, एलोरा की चित्रकला पे आते हैं। अजंता एलोरा, एलोरा की चित्रकला। एलोरा की चित्रकला, एलोरा कहां है, तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कुल कितनी है, अजंता में 29 है, यहां पे कुल कितनी है, यहां पे कुल 34 गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में 17 ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से, 12 बौद्ध धर्म से, और 5 जो है वो जैन धर्म से जुड़ी हैं। महाराष्ट्र का औरंगाबाद, कुल 34 गुफाएं, 17 ब्राह्मण धर्म, 17 12 29 5 34, 12 बौद्ध धर्म और 5 जो है जैन धर्म से हैं। गुफा संख्या 2 4 5 में चित्रकला है। गुफा संख्या 2 4 5 में चित्रकला है। बाकी मंदिर भी है भाई ना, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है, मैंने कहा था कि अगर एक बार मौका मिले तो जाके एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर देखिए। ताजमहल भी बेटा मैं कई बार देखा हूं, और ताजमहल को पूरे में कह सकते हैं कि सम्मान के साथ कह रहा हूं कि ताजमहल को पहली बार देखेंगे ना, जो अनुभूति, या जितनी बार भी देखिए ना, लेकिन पहली बार वाला जो इमोशन आता है ना, ताजमहल भी सही में वाह ताज ही है। लेकिन एक बार अगर एलोरा का जो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, उसका जाकर के कैलाश मंदिर देख लीजिए। प्राचीन विश्व के, जैसे ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में आता है, वैसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, परंतु हम लोगों का अभी विषय वस्तु क्या है, चित्रकला है। तो गुफा संख्या 2 4 5 में क्या मिलता है, चित्र के प्रमाण मिलते हैं। बादल से निकलता हुआ गरुड़ का जो चित्र है, विष्णु और लक्ष्मी का जो चित्र है, ये सारे बहुत ही भाव स्पर्शी चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं,
कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला में है। मध्य प्रदेश के धार जिला में है। कुल गुफाएं कितनी हैं? तो कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा की जो आकृति है वो कैसी है? सॉरी, चित्र जो है वो कैसे हैं? तो इन चित्रों की जो सादृश्यता है, इन चित्रों की जो सादृश्यता मतलब कि जो मिलता जुलता है, वो अजंता चित्रकला से, अजंता चित्रकला से है। अब देखिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा सा चित्रकला का जो विषय वस्तु है ध्यान से सुनने और ध्यान से समझने का ही खेल है। महाराष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से गुप्तों के साम्राज्य में नहीं था। वहां पे वाकाटक वंश थे और वहां पे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहते अपनी बेटी का विवाह किए थे। प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। दुर्भाग्य था कि प्रभावती गुप्ता के पति जो रहते हैं रुद्रसेन, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपना संरक्षण देते हैं, लेकिन शासन जो है वो प्रभावती गुप्ता ही कर रही हैं। वाकाटक वंश शासन कर रहे हैं। अब प्रश्न में अगर पूछ दिया भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गुप्तों के संरक्षण में फली फूली, तब तो बाघ भी होगा और अजंता भी होगा। परंतु यदि प्रश्न में पूछ लिया कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गुप्त शासकों के द्वारा विकसित और विस्तारित की गई, तो मध्य प्रदेश में इनका प्रत्यक्ष शासन रहता है। इनका प्रत्यक्ष शासन रहता है। तो ये बाघ की गुफाएं हैं। 2-3 यहां की भी पेंटिंग मशहूर है। तो चलिए फटाफट जो है इसका जो है अजंता और बाघ की गुफा का इन सबका जो है बना लीजिए नोट्स। हेडिंग दे दीजिए अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकला लिखिए। एक प्रश्न कर लीजिए। अजंता की चित्रकला प्रश्न कर लीजिए। अजंता की चित्रकला के, अजंता की चित्रकला के निर्माण तकनीक तथा बौद्ध धर्म के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, बौद्ध धर्म के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इनकी महत्ता को स्पष्ट करें। इनकी महत्ता को स्पष्ट करें। चलिए बच्चों लिखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के तट पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के तट पर स्थित अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। इनकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। इनकी आकृति घोड़े के नाल के समान है तथा इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों को काटकर
तथा इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों को काटकर किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, इन गुफाओं की विषय वस्तु, इन गुफाओं की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन गुफाओं की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान, जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं से जुड़े हुए हैं। हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कीजिए अगला पॉइंट, इन गुफाओं में चैत्य और विहार, इन गुफाओं में चैत्य और विहार दोनों प्रकार के गुफाएं निर्मित की गई हैं। दोनों प्रकार की गुफाएं निर्मित की गई हैं। फुल स्टॉप। गुफा संख्या 9 और 10, गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन है। 9 और 10 सबसे प्राचीन है तथा गुफा संख्या 1 और 2 सबसे बाद की हैं। तथा गुफा संख्या 1 और 2 सबसे बाद की हैं। नेक्स्ट, इन गुफा चित्रों का विकास मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक लगभग 500 वर्षों तक होता रहा। मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक लगभग 500 वर्षों तक होता रहा। नेक्स्ट लिखिए, चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता की गुफाओं में कुछ प्रमुख चित्र, चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता की गुफाओं में कुछ प्रमुख चित्र मरणासन्न राजकुमारी, कुछ प्रमुख चित्र मरणासन्न राजकुमारी तथा महात्मा बुद्ध का पद्म पाणी चित्रकला, महात्मा बुद्ध का पद्म पाणी चित्रकला, ब्रैकेट में कर लीजिए कमल पुष्प धारण किए हुए, पद्म पाणी चित्रकला ब्रैकेट में कमल पुष्प धारण किए हुए सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, गुफा संख्या 1 में पद्म पाणी चित्रकला बनाया गया है। गुफा संख्या 1 में पद्म पाणी चित्रकला बनाया गया है।
फुल स्टॉप। यदि चित्रकला के विषय वस्तु के अंतर्गत देखा जाए, यदि चित्रकला के विषय वस्तु के अंतर्गत देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की, विषय वस्तु के अंतर्गत देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की ब्रैकेट में जातक कथाओं का, ब्रैकेट में जातक कथाओं का चित्र बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट कीजिए, इन चित्रों में नारी तथा पुरुष की वेशभूषा, इन चित्रों में नारी तथा पुरुष की वेशभूषा, उनके अलंकरण, अलंकरण तो सजावट, उनके अलंकरण कौमा आभूषण के साथ साथ, आभूषण, अलंकरण कौमा आभूषण के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं के, मानवीय संवेदनाओं के चरमोत्कर्ष रूप में दिखाया गया है, मानवीय संवेदनाओं को चरमोत्कर्ष रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट लिखिए, अजंता चित्रकला की निर्माण तकनीक। हेडिंग है बेटा, अजंता चित्रकला की निर्माण तकनीक। लिखिए, इन गुफा चित्रों को फ्रेस्को टेम्पेरा, इन गुफा चित्रों को फ्रेस्को टेम्पेरा तकनीक के माध्यम से, फ्रेस्को टेम्पेरा तकनीक के माध्यम से चित्रांकित किया गया है, फ्रेस्को टेम्पेरा तकनीक के माध्यम से चित्रांकित किया गया है। फुल स्टॉप। यहां ध्यान देने योग्य है, यहां ध्यान, फुल स्टॉप, यहां ध्यान देने योग्य है कि, यहां ध्यान देने योग्य है कि फ्रेस्को भित्ति चित्रकला की एक तकनीक है, भित्ति चित्रकला की एक तकनीक है जिसे गीले प्लास्टर पर सर्वप्रथम किसी नुकीले ब्रश की सहायता से, जिसे गीले प्लास्टर पर सर्वप्रथम किसी नुकीले ब्रश से चित्रों को उभारा जाता था, सर्वप्रथम किसी नुकीले ब्रश से चित्रों को उभारा जाता था। नेक्स्ट कीजिए, वही टेम्पेरा शैली के अंतर्गत, वही टेम्पेरा शैली के अंतर्गत उन चित्रों में जलीय रंगों का संयोजन किया जाता था, उन चित्रों में जलीय रंगों का संयोजन किया जाता था। टेम्पेरा, फुल स्टॉप, टेम्पेरा आज भी चित्र बनाने की, टेम्पेरा आज भी चित्र बनाने की एक प्रचलित विधि है, एक प्रचलित विधि है।
नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, इन चित्रों में, नेक्स्ट पॉइंट है, इन चित्रों में खनिज रंगों के साथ साथ, इन चित्रों में खनिज रंगों के साथ साथ प्राकृतिक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया गया है। खनिज मैंने कहा था ना, कोयला है, अंडे की जर्दी है, एंड सो ऑन। प्राकृतिक मतलब फूलों को निचोड़कर, पत्तियों को निचोड़कर उससे रस निकालना और उसका रंग के रूप में प्रयोग करना। तो खनिज के साथ साथ प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि प्राकृतिक रंगों से बने चित्र, हालांकि प्राकृतिक रंगों से बने चित्र आज वर्तमान में अधिकांशतः धुंधले हो चुके हैं। आज वर्तमान में अधिकांशतः धुंधले मतलब फेड ऑन हो गए हैं, अधिकांशतः धुंधले हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, इस प्रकार हम निष्कर्षतः देखते हैं, इस प्रकार हम निष्कर्षतः देखते हैं कि अजंता की चित्रकला समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के एक गौरवमयी विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के एक गौरवमयी विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेडिंग दे दीजिए एलोरा चित्रकला। एलोरा चित्रकला देखिए, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म तीनों से जुड़ी हुई हैं। फुल स्टॉप। कुल 34 गुफाओं में, फुल स्टॉप, कुल 34 गुफाओं में 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म, कुल 34 गुफाओं में 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट लिखिए, एलोरा की चित्रकला, एलोरा की चित्रकला राष्ट्रकूट शासकों के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। एलोरा की चित्रकला राष्ट्रकूट शासकों के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। फुल स्टॉप। एलोरा की गुफाओं के, फुल स्टॉप, एलोरा की गुफाओं के विभिन्न चित्रों में खनिज और वनस्पति रंगों का प्रयोग हुआ है।
खनिज और वनस्पति रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रमुख चित्रों में, एलोरा के प्रमुख चित्रों में जो वैश्विक समुदाय के कलाविदों का ध्यान आकर्षित करती हैं, जो वैश्विक समुदाय के कलाविदों का ध्यान आकर्षित करती हैं, उनमें बादल से गुजरते हुए गरुड़ पक्षी का चित्र, कौमा भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का चित्र, भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का चित्र, तथा भगवान शिव के जुलूस का चित्र प्रमुख है। भगवान शिव के जुलूस का चित्र प्रमुख है। लास्ट लिखिए या उसी में कर लीजिए फुल स्टॉप। अर्धनारीश्वर का चित्र एलोरा चित्रकला का एक अन्य आकर्षक पक्ष है। अगला हेडिंग दे दीजिए बाघ की गुफाएं। लिखिए बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। फुल स्टॉप। इन गुफाओं के चित्रों की विषय वस्तु भगवान बुद्ध और उनके पूर्व जन्म के, इन गुफाओं के चित्रों की विषय वस्तु भगवान बुद्ध और उनके पूर्व जन्मों के जातक कहानियों से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध और उनके पूर्व जन्मों के जातक कहानियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों के समय काल में विकसित बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं। जिनमें गुफा संख्या 2, 4 और 5 में 2, 4 और 5 में चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। 2, 4 और 5 में चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। फुल स्टॉप। इन गुफाओं की सर्वप्रथम खोज 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया था। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने, डेंजरस कहा जाता ना, डेंजरफील्ड ने किया था।
नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं अपने बाघ की गुफाओं के चित्र कीजिएगा। बाघ की गुफाओं के चित्र अपने डिजाइन, अलंकरण और चित्रण, अपने डिजाइन, अलंकरण और चित्रण के रूप में अजंता की चित्रकला के समान है। अपनी डिजाइन, अलंकरण और चित्रण के रूप में अजंता की चित्रकला के समान है। और यहां से भी मरणासन्न राजकुमारी के चित्र मिलते हैं। और यहां से भी मरणासन्न राजकुमारी के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसके अलावा रंगमहल के चित्र, इसके अलावा रंगमहल के चित्र विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा रंगमहल के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं, जिसमें नर्तकियां एक घेरे में, जिसमें नर्तकियां एक घेरे में नृत्य कर रही हैं, जिसमें नर्तकियां एक घेरे में नृत्य कर रही हैं। और अप्सराओं को रंग बिरंगे वस्त्रों के रूप में, और अप्सराओं को रंग बिरंगे वस्त्रों के रूप में अद्भुत ढंग से उभारा गया है। रंग बिरंगे वस्त्रों के रूप में अद्भुत ढंग से उभारा गया है। अब एक एक दो लाइन कर लीजिए ना। जो शुरू में मैंने कहा था सित्तन वासल और आरमा मलाई, यहां पे देख लीजिए। तमिलनाडु में मैंने बेटा बताया था आप लोग को कि है, हेडिंग दे दीजिए सित्तन वासल और आरना मलाई की चित्रकला। दो तीन लाइन बस करना है। जैन धर्म से संबंधित है, तमिलनाडु में है, जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। दो तीन लाइन कर लीजिए। तो सित्तन वासन और आरना मलाई की चित्रकला लिखिए। ये दोनों गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं तथा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट लिखिए। इन भित्ति चित्रकला का अजंता और बाघ की चित्रकला से समानता है। इन भित्ति चित्रकला का अजंता और बाघ की चित्रकला से समानता है। नेक्स्ट लिखिए। जैन धर्म को समर्पित इस चित्रकला शैली में, जैन धर्म को समर्पित इस चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, लिखने में बेटा मजा आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है? लिखिए जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ
आदिनाथ तथा महावीर स्वामी के चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। तथा महावीर स्वामी के चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यह चित्रकला न केवल गुफा के दीवारों पर बल्कि उनके स्तंभों के आंतरिक छतों पर भी मिलती हैं। बल्कि उनके स्तंभों के आंतरिक छतों पर भी मिलती हैं। नेक्स्ट है, यह चित्रकला पल्लव वंश से शुरू होकर कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह चित्रकला पल्लव वंश से शुरू होकर कुछ इतिहासकारों के अनुसार पांड्य काल तक जीवित रही। पांड्य काल तक जीवित रहा या रही, कुछ लगा लीजिए। नेक्स्ट कीजिए, इस चित्रकला में खनिज और वनस्पति रंगों का प्रयोग हुआ है। इस चित्रकला में खनिज और वनस्पति रंगों का प्रयोग हुआ है तथा मुख्य रूप से काले हरे ब्लैक ग्रीन, काले हरे सफेद व्हाइट, नीले और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। नीले और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चलिए बेटा, अंतिम कर लीजिए लेपाक्षी चित्रकला। हेडिंग दे दीजिए लेपाक्षी चित्रकला। और बहुत बेटा दिल जो है बहुत गदगद हुआ। एक कहा जाता है ना कि धीरे धीरे अब आप लोगों के ऊपर जो है, जब शुरू में जुड़े हुए थे तो एकदम जैसे लग रहा था ना कि बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना, जो कंट्रोल में आ ही नहीं रहे हैं। दिल बेटा गदगद क्यों हुआ ना कि मैंने पूछा कि लिखने में मजा आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है। एक भी कमेंट मुझे नहीं दिखा। एक भी कमेंट, मैं अपवाद में कह रहा हूं कि 36 मिनट पहले का कमेंट आया हुआ है, लेकिन बच्चों का प्रणाम का, बच्चों का 100% अभी तक आ रहा है, 100% का, इस्माइल का। इसे कहते हैं ना कि जो कहते हैं बेटा ना कि लागी तुझसे लागी लगन। तो अब शायद मुझे आज पहली बार एहसास हो रहा है ना कि अब आप लोग शायद आईएएस के तैयारी के रंग में जो है रंगते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे जो कहा जाता है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाशी। गुरुजी लोगों का शाबाशी मिल जाए ना, वो समझ लीजिए कि एक गुरुजी लोगों का आशीर्वाद मिले, वो समझिए कि एक बैंक डिपॉजिट है। चलिए, अंतिम 3 पॉइंट बचा हुआ है। हेडिंग दे दीजिए लेपाक्षी चित्रकला। लेपाक्षी चित्रकला, पहला पॉइंट लिखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी चित्रकला का संबंध, आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी चित्रकला का संबंध
विजयनगर शासकों से है। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी चित्रकला का संबंध विजयनगर शासकों से है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में लेपाक्षी स्थित अब ये विजयनगर तो मध्यकाल आ जाएगा, लेकिन हम लोग चूंकि मूरल वाला कर रहे हैं, भित्ति जो दीवारों पे बनाई गई है, तो यहीं पे कर लेते हैं। जिन्होंने 16वीं शताब्दी में लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है, इस चित्रकला शैली के अंतर्गत हिंदू धर्म से जुड़े विविध विषय वस्तु जैसे कि रामायण महाभारत और भगवान विष्णु के विविध अवतारों को चित्र के रूप में रूपांकित किया गया है। इतना बेटा शाबाशी दिया हूं, बस 2 पॉइंट बचा हुआ है, फटाफट कर लीजिए। अगला जो है, इन चित्रों में प्राथमिक रंगों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। इन चित्रों में प्राथमिक रंगों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है तथा गुणवत्ता के स्तर पर यह भित्ति चित्रकला के पतन का संकेत देता है। तथा गुणवत्ता के स्तर पर यह भित्ति चित्रकला के पतन का संकेत देता है। चलिए बच्चों, कहानी खत्म हुआ। कल हम लोग मध्यकालीन चित्रकला की शुरुआत करेंगे और उसमें जो लघु चित्रकला शैली है, प्राचीन काल के अंत में आया था, पाल वंश में आया था। अमूमन मध्यकालीन चित्रकला मुगल कालीन चित्रकला है। मुगल कालीन चित्रकला को देखा जाएगा और मुगल कालीन चित्रकला भी अमूमन जहांगीर की चित्रकला है, तो उससे देखा जाएगा। और अंग्रेजों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था उसे देखा जाएगा। और उसी के साथ चित्रकला समाप्त होगा। फिर हम लोग बौद्ध और जैन धर्म जो है उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का साथ यहीं तक। मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी समय इसी मंच पर। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।